नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो के माध्यम से इंडिया जीके के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को कवर करने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। इस वीडियो में मैंने इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी के क्वेश्चंस को कवर किया है और आपको जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे आपको अपने माइंड में क्वेश्चंस को सेट करना है और वीडियो के अंत में आपको जवाब करके बताना है कि आपके 10 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं। हम खाली क्वेश्चन को रटेंगे नहीं, समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, एगमार्क क्या है। इस एगमार्क को हम कैसे लिखते हैं इंग्लिश में? इसको लिखा जाता है AGMARK, एगमार्क। आपको बताना है कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, आपके सामने ऑप्शन है, अंडा उत्पादन हेतु एक सहकारी समिति, कृषकों की एक सहकारी समिति, अंडों की एक विनियमित मंडी, या फिर गुणवत्ता गारंटी की मोहर। तो एगमार्क बेसिकली ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, गुणवत्ता गारंटी की मोहर होता है। यदि आप कृषि प्रोडक्ट को परचेज करते हो या फिर आप खाने वाले प्रोडक्ट जैसे ऑयल की बात करते हैं, घी की बात करते हैं, यदि आप इनके पैकेट को परचेज करते हो तो आपको उसके ऊपर लिखा मिलता है एगमार्क और एक ग्रीन डॉट होता है। बेसिकली ये काम क्या करता है? तो एगमार्क जिस भी प्रोडक्ट पे लिखा होता है वो शो करता है बेसिकली उस प्रोडक्ट की गुणवत्ता को, क्वालिटी को शो करता है कि ये प्रोडक्ट बाकी प्रोडक्ट से भिन्न है, डिफरेंट है। इसलिए एगमार्क साइन दिया जाता है। किसके ऊपर दिया जाता है? जो आपके कृषि प्रोडक्ट होते हैं। और उसके अलावा बात करते हैं तो जो आपके खाद्य यानी कि खाने वाले जो आपके उत्पाद होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, उनके ऊपर एगमार्क लगाया जाता है। इसके अलावा बात की जाए तो एक हम पढ़ते हैं ISI के बारे में। इस ISI की फुल फॉर्म क्या होती है? क्योंकि ये भी आपका एक टाइप का मार्क होता है। इसकी फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन। क्या बोला मैंने? इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन। बेसिकली जो आपके इंडस्ट्रियल औद्योगिक उत्पाद होते हैं या जो ऐसे उत्पाद जो आपके फैक्ट्रियों में तैयार होते हैं, उनके ऊपर ISI मार्का लगा होता है। इसकी शुरुआत 1955 के अंदर होती है। कब होती है? 1955 के अंदर होती है। और एगमार्क इसकी शुरुआत कब होती है भाई? इसकी शुरुआत होती है आपकी 1937 के अंदर होती है। कब होती है? 1937 के अंदर इसकी शुरुआत होती है। उसके अलावा एक मार्का आपने पढ़ा होगा BIS। BIS का मतलब क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म होती है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ये किस पे लगता है? तो जो भी आपकी ज्वेलरी होती है, जैसे गोल्ड की बात करते हैं या फिर सिल्वर की बात करते हैं, गोल्ड या फिर सिल्वर, ये आपकी जो ज्वेलरी होती है इसको, इसकी क्वालिटी को शो करता है BIS स्टैंडर्ड। और इसकी शुरुआत कब होती है? तो BIS यदि गोल्ड की बात करते हैं तो गोल्ड की शुरुआत होती है आपकी 2000 में, यानी कि 2000 के अंदर गोल्ड पे BIS मार्का लगना स्टार्ट हो गया था। वहीं पे सिल्वर की बात करते हैं तो 2005 के अंदर सिल्वर के ऊपर BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड मार्का लगना स्टार्ट हो गया था। तो इतनी सारी बातें आपको यहाँ से याद कर लेनी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो भगवत गीता की बात की जा रही है। आपने नाम सुना होगा भगवत गीता का। ज्ञान दिया गया था, उपदेश दिया गया था गीता के माध्यम से श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को दिया गया था। तो खैर उसका इंग्लिश में अनुवाद किसने किया, आपसे पूछा है। विलियम जोन्स ने किया, चार्ल्स विकिल से किया, अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया, या फिर जॉन मार्शल के द्वारा किया गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है चार्ल्स विल्किंस। क्या नाम है? चार्ल्स विल्किंस नाम है इनका। ये एक अंग्रेज है, इनके द्वारा ही भगवत गीता का इंग्लिश में अनुवाद किया गया था। और जो इंग्लिश में अनुवाद किया गया था उसकी जो प्रियम्बल थी, प्रस्तावना थी, प्रस्तावना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रियम्बल बोलते हैं। उस प्रियम्बल को किसने लिखा? उसको लिखा था आपका किसके द्वारा भाई? वॉरेन होस्टिंग। किसके द्वारा लिखा गया? वॉरेन होस्टिंग या फिर हेस्टिंग बोलते हैं। इनके द्वारा प्रस्तावना का अनुवाद किया गया। जबकि बात करते हैं किसकी? चार्ल्स विल्किंस की बात करते हैं तो इनके द्वारा भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। उसके अलावा बात करते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। ये कौन है? तो जो आपका आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI, नाम सुना होगा आपने, ASI का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातात्विक विभाग जो आपका, उनके जो पहले अध्यक्ष थे, फर्स्ट जो आपके अध्यक्ष थे,
ये जो अध्यक्ष ये कौन थे आपके, अलेक्जेंडर कनिंघम थे, ये भी आपको याद करना है। और इसकी शुरुआत कब होती है, ASI की स्थापना 1861 के अंदर होता है। और वर्तमान में अध्यक्ष की बात करते हैं तो उषा शर्मा वर्तमान में ASI की अध्यक्ष है। उसके अलावा बेसिकली बात की जाए तो आपको क्या पढ़ना है भाई, आपको पढ़ना है सर विलियम जोन्स की भी एक बात पढ़नी है। इनकी क्या खास बात है, इनकी खास बात यह है कि जो आपकी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है जिसकी स्थापना 1778 के अंदर होती है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया जिसकी स्थापना 1778 में होती है बंगाल के अंदर, वो भी किसने स्थापना की, विलियम जोन्स के द्वारा इसकी स्थापना की गई। बेसिकली आपका इतिहास के बारे में, विज्ञान के बारे में, साहित्य के बारे में, पुरातत्व संबंधी कला के बारे में, इन सभी के ऊपर अध्ययन करने के लिए आपका एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1778 में किसके द्वारा, विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। इतने सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से याद कर लेने हैं। उसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। गर्म रेगिस्तान में तथा उसके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को क्या कहा जाता है। तो बेसिकली आपसे मृदा यानी कि मिट्टी के बारे में पूछा जा रहा है कि भैया इस कौन सी मिट्टी है जिसकी विशेषता होती है गर्म रेगिस्तान। देखो भाई, रेगिस्तान की बात जब भी आपके माइंड में आती है तो सर हमें ये पता है कि वहाँ पे बालू मिट्टी मिलती है जो काफ़ी हल्की होती है, महीन महीन इसके कण होते हैं। और बालू मिट्टी जो आपकी रहेगी तो आपने कई बार देखा होगा कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ के चली जाती है। जब भी आपकी पवनें चलती है, पवनें मतलब कि हवा चलती है, तो बालू मिट्टी हल्की होती है और इसके कारण क्या होता है कि बालू मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट होती रहती है। जैसे राजस्थान के जो आपका थार मरुस्थल पड़ता है उसके अंदर बेसिकली बालू मिट्टी है, मरुस्थलीय क्षेत्र पड़ता है आपका थार, तो वहाँ से जब भी पवनें आती है तो अपने साथ में मिट्टी लेके आती है और मिट्टी दूसरी जगह पर आपका क्या कर देती है भैया, डिपॉजिट हो जाती है। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ऑप्शन नंबर डी, लोएस मृदा। इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, LOESS, लोएस सॉइल बोलते हैं इसको। तो जो आपकी मरुस्थलीय मिट्टी होती है उसको क्या बोलते हैं, लोएस सॉइल बोलते हैं। उसके अलावा 500 मृदा की बात करते हैं तो भाई 500 मृदा बेसिकली क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि सिल्टी जो आपकी कले होती है, 500 का मतलब क्या हुआ, सिल्टी कले, चिकनी मिट्टी जिसको आप बोलते हैं, है ना। नाम सुना होगा आपने चिकनी मिट्टी का, कले का नाम सुना होगा, कले को बोलते हैं चिकनी मिट्टी, तो वो होती है आपकी 500 मृदा, सिल्टी कले। दोमटी मिट्टी की बात करते हैं। दोमट मिट्टी काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ होती है। इसके अंदर बेसिकली पूछता है कि कौन कौन से कंटेंट होते हैं। तो बेसिकली आपका सिल्ट होती है 40%, सिल्ट होती है कितनी, 40% होती है। दोमट मिट्टी में काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ होती है। उसके अलावा चिकनी मिट्टी की बात करते हैं, कली की बात करते हैं तो वो होती है आपकी 20%। और उसके अलावा जो अदर मिट्टी बच गई जैसे बालू की बात करते हैं तो वो आपकी शेष कितना, 40% कवर करती है। ठीक है, छोटी मोटी और भी आपकी इसके अंदर मिट्टियाँ होती है। तो 40% सिल्ट होती है, 20% कले होती है और 40% आपकी शेष मिट्टी होती है। दोमट मिट्टी काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ होती है, कृषि के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। बलुई मिट्टी कौन सी हो जाएगी, बालू मिट्टी की बात करते हैं। ठीक है, उसके अलावा इंपॉर्टेंट जलोढ़ मिट्टी होती है। जलोढ़ मिट्टी, जल के द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी बोलती है। जैसे आपका नदी नाले बहते हैं तो वो जब भी नदियों का पानी आता है तो नदियाँ क्या करती है, अपने साथ में कुछ कंकड़ मिट्टी पत्थर लेके अपने साथ में आती है, उसको बोलते हैं जलोढ़ मृदा, यानी कि जल के द्वारा लाई गई मृदा को जलोढ़ मृदा बोलते हैं। अब ये भी आपकी दो टाइप की होती है। कौन कौन सी दो टाइप की होती है भाई, एक को बोलते हैं हम खादर और दूसरे को बोलते हैं बांगर। एक का नाम क्या है, खादर है और दूसरे का नाम क्या है सर, बांगर है। तो क्या विशेषता है दोनों के अंदर, क्या फर्क है दोनों में। खादर बोलते हैं हम किसको बोलते हैं सर, खादर बोलते हैं नई जलोढ़ मृदा को, यानी कि हाल ही में जो डिपॉजिट मृदा हुई है उसको बोलते हैं खादर। और जो पुरानी जलोढ़ मृदा है उसको बोलते हैं बांगर। पुरानी को बांगर बोलते हैं, नई को खादर बोलते हैं। यानी कि नदियों के द्वारा ऐसी मिट्टी बहाकर लाएगी जिनको लाया गया काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है और नदियों के बैंक से बहुत दूर डिपॉजिट हो चुके हैं, उसको क्या बोलते हैं, बांगर बोलते हैं। जबकि हाल ही के वर्षों के अंदर या फिर कुछ समय पहले जो मिट्टी लाई जा रही है लगातार नदियों के द्वारा और नदियों के किनारों पर डिपॉजिट होती जा रही है उसको बोलते हैं खादर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है एक व्यक्ति और एक मत। भाई लोकतंत्र, हमारा देश भारत देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, ये बात तो हम सभी जानते हैं क्योंकि जनसंख्या ही इतनी ज़्यादा है। और हमारे देश में क्या है, जनता के द्वारा ही शासन होता है, यानी कि जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से ही देश की शासन व्यवस्था चलती है। तो हमारे देश में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। क्या है भाई, अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट लोकतंत्र है। इसका मतलब क्या हुआ कि भारत के अंदर
जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि, जिनको हम एमपीज और एमएलएज बोलते हैं। एमपीज से बनती है सेंट्रल गवर्नमेंट, जबकि एमएलएज की बात करते हैं तो इससे बनती है राज्य की सरकार। इन सरकार के द्वारा ही देश में शासन व्यवस्था चलाई जाती है। तो हम क्या बोलते हैं इसको सर, हम इसको क्या बोलते हैं, बेसिकली इसको बोला जाता है कि हमारे देश में क्या है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। तो आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा है कि भैया ये जो कथन है, ये जो आपका विचार है, किसने कहा था, ये कोट किसने दिया, तो ये कोट बेसिकली दिया गया था ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा दिया गया था कि भैया इसका मतलब है एक व्यक्ति का एक मत होगा, इनके सबको बराबर का अधिकार होगा, और सबको बराबर का अधिकार है यानी कि जनता के पास में समान अधिकार है, मतलब कि संसदीय लोकतंत्र है भारत में। उसके अलावा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बारे में कुछ बात करते हैं। जैसे इनका जन्म होता है 1891 के अंदर, और इनकी जो मृत्यु है वो कब होती है, 1956 के अंदर होती है। इनका जन्म कहाँ हुआ, तो महू मध्य प्रदेश के अंदर इनका जन्म होता है। उसके अलावा स्वतंत्र भारत के, जैसे ही भारत आजाद होता है 1947 में, तो स्वतंत्र भारत के क्या थे भाई, ये थे आपके विधि मंत्री यानी कि कानून मंत्री थे, संविधान निर्माता इनको बोलते हैं। उसके अलावा संविधान के जनक व जननी इनको बोला जाता है। अच्छा, संविधान की जननी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को इसने बोला, तो के.वी. राव नामक व्यक्ति ने इनको संविधान की जननी की संज्ञा दी थी। संविधान सभा में इनका चुनाव बॉम्बे से होता है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी से होता है। समाधि स्थल, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का समाधि स्थल का नाम क्या है, तो भैया इनके समाधि स्थल का नाम है चैत्य भूमि। क्या नाम है, चैत्य या फिर चतरा भूमि इसको आप बोलते हैं। महाराष्ट्र के अंदर है, मुंबई के अंदर है। उसके बाद में धर्म कौन सा अपनाया, तो इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने क्या अपनाया भैया, बौद्ध धर्म को अपनाया था, क्योंकि संविधान का आर्टिकल नंबर 25 क्या देता है, हमें धर्म परिवर्तन की आज़ादी देता है अपनी मन इच्छा के हिसाब से। इनको भारत रत्न कब मिला, तो 1990 के अंदर इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है। सरदार पटेल कौन थे, तो सरदार पटेल को लौह पुरुष के नाम से जानते हैं, क्योंकि जितनी भी रियासतें भारत में थी, यानी कि जितनी रियासतें आपकी ब्रिटिश भारत में थी, उनको भारत के अंदर शामिल करने का काम सरदार पटेल के द्वारा किया गया था। तो प्रथम गृह मंत्री भी आपके यही बनते हैं। पंडित नेहरू वो है जो आपके पहले प्रधानमंत्री बनते हैं, और 13 दिसंबर सन 1946, 13 दिसंबर 1946 को इन्होंने संविधान सभा के समक्ष एक प्रस्ताव को पेश किया गया था। कौन सा, उद्देश्य प्रस्ताव काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बैठता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जितने भी फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ साथ साथ में आपको नोट कर लेने हैं। भारत की संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष पारित किया गया था, ये आपसे पूछा है। दल बदल विरोधी कानून को बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। क्या बोलते हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ कहा जाता है। तो ये किस वर्ष पारित किया गया, सन 1985। बी इज द राइट आंसर, सन 1985 में पारित किया गया था। बेसिकली होता क्या है कि पहले के टाइम में क्या था कि कोई भी आपका एमपी है, एमएलए है, वो थोड़ी से लालच के चक्कर में एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी को चेंज कर लेता था। तो इससे क्या होता है कि सरकार जब भी आपकी बनती है तो वो आपकी पूर्ण बहुमत से बनती है। अब बहुमत का मतलब क्या होता है सर, बहुमत का मतलब तो 50% सीटें प्लस में 1 होती है। तो मान के चलो कि जैसे हरियाणा की बात करते हैं, हरियाणा में आपकी एमएलएज 90 हैं, 90 सीटें हैं। तो हरियाणा में सरकार कैसे बनती है भाई, सर हरियाणा में सरकार बनती है आपकी 90 एमएलए है यदि, तो इसका 50% हाफ कर लेंगे, प्लस में 1 कर लेंगे, तो रिजल्ट कितना आएगा, 46 आएगा सर। तो 46 सीटों से सरकार बनती है। लेकिन यदि दल बदल कानून ना हो तो कोई व्यक्ति, कोई एमएलए आपका एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर सकता है। यानी कि यदि इस 46 में से एक मेंबर कम हो जाए तो सरकार गिर जाएगी, सरकार को क्या हो जाएगा भैया, सरकार गिर जाती थी। तो इस कारण से अब दल बदल कानून ला दिया गया कि अब कोई भी सदस्य, कोई एमपी है, कोई एमएलए है, यदि पार्टी को चेंज करता है तो उसके ऊपर दल बदल कानून लग जाएगा और उसकी सदस्यता को समाप्त कर दिया जाएगा। बेसिकली कब लाया गया ये, तो इसको लाया गया 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा, 1985 के द्वारा। सरकार कौन सी थी आपकी, राजीव गांधी सरकार के द्वारा लाया गया था। और किस लिए लाया गया भाई, सरकार की अस्थिरता को, इनस्टेबिलिटी को रोकने के लिए लाया गया, ताकि सरकार गिरने की संभावना कम हो जाए, ताकि मेंबर पार्टी को चेंज ना करे तो सरकार के अंदर जो बहुमत प्राप्त है वो बहुमत कम ना हो जाए, इसलिए लाया गया ताकि सरकार बची रह सके। ठीक है, 52वां संशोधन 1985 राजीव गांधी की सरकार के द्वारा दल बदल विरोधी कानून लाया गया। और संविधान के अंदर बेसिकली कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, 10वीं अनुसूची, 10th शेड्यूल को जोड़ा गया, जो कि आपकी दल बदल कानून से संबंधित है। ठीक है, तो इतनी बातें आपको मोटा मोटी यहाँ से याद कर लेनी है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, फिलिप करो किनके मध्य संबंध को व्यक्त करता है, मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी, मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी, मुद्रास्फीति एवं अदृश्य बेरोजगारी, मुद्रास्फीति एवं चक्रीय बेरोजगारी। तो फिलिप करो की बात करते हैं। सबसे पहले तो भाई इस करो का, ये करो का मतलब क्या होता है कि जैसे ये मैंने कुछ
एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना दी, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। और कर्व की बात करते हैं तो आपका इनवर्स कर्व बनता है, ऐसे ही ऋणात्मक शो करता है, कर्व बनता है। एक साइड में हम इस पे क्या पढ़ते हैं सर, एक साइड में हम पढ़ते हैं इन्फ्लेशन, क्या पढ़ते हैं इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन को क्या बोलते हैं सर, महंगाई बोलते हैं। और दूसरी साइड हम क्या देखते हैं, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट को देखते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट को देखते हैं, यानी कि बेरोजगारी को देखते हैं। तो फिलिप कर्व बेसिकली किसके मध्य रिलेशनशिप को शो करता है, संबंध क्या संबंध शो करता है बेसिकली, ऑप्शन नंबर बी, मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी के मध्य रिलेशन को शो करता है। और कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स होता है, ये भी आपको पढ़ना है। कैसा होता है भाई, इनवर्स रिलेशनशिप होता है, किसके मध्य सर, मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन, जिसको आप आम बोलचाल में महंगाई के नाम से भी जानते हैं, और बेरोजगारी यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट के नाम से जानते हैं, इनके बीच में शो करता है उल्टा। अब उल्टे की बात आई है तो बेसिकली क्या होता है कि यदि महंगाई बढ़ रही है, जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है वैसे वैसे आपकी क्या होती है, बेरोजगारी कम होती जाती है, ठीक है, बेरोजगारी कम होती जाएगी। और जैसे जैसे ही महंगाई कम होगी वैसे वैसे आपकी बेरोजगारी बढ़ती जाएगी। बेसिकली सिंपल सी बात क्या होती है कि महंगाई बढ़ती है तो देश में कारोबार बढ़ता है, और कारोबार बढ़ता है तो देश में रोजगार भी बढ़ता है, ठीक है। तो इस कारण से जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी वैसे वैसे ही बेरोजगारी कम हो जाएगी, और जैसे जैसे महंगाई कम होती जाएगी वैसे वैसे आपके कारोबार ठप होते जाएंगे, क्योंकि जो लोग काम करें उनको प्रॉफिट कम होगा तो अपना कारोबार ठप कर देंगे, बंद कर देंगे, इससे बेरोजगारी बढ़ जाती है, ठीक है। तो उल्टा रिलेशनशिप शो करता है फिलिप कर्व। अच्छा, फिलिप कर्व जो आपका है इसकी स्थापना कब होती है, कब ये लाया गया, तो बेसिकली जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति के द्वारा लाया गया उनका नाम है A.W. फिलिप। क्या नाम है, A.W. फिलिप के द्वारा लाया गया था। और ये जो व्यक्ति आपके, इनके द्वारा 1958 में इस कर्व को दिया गया। लेकिन 1970 के अंदर आपका क्या बढ़ता है, एक स्थिति उत्पन्न होती है जिसको बोलते हैं आप स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन की स्थिति की स्थिति उत्पन्न होती है। इसमें बेसिकली क्या हुआ कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है वैसे वैसे आपकी अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती है। तो इसको क्या किया, बेसिकली स्टैगफ्लेशन स्थिति ने क्या किया, फिलिप कर्व के इस कंसेप्ट को गलत साबित कर दिया, ठीक है। तो इसको फिर कभी पढ़ेंगे कि इसका मतलब क्या होता है स्टैगफ्लेशन का। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, ऑब्जेक्टिव। देखिए 5 ईयर प्लान काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 5 ईयर प्लान का, किस प्लान का कैसा इनकी उद्देश्य क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था, क्यों लाया गया, मेन फोकस किस चीज़ पे किया गया। तो सबसे पहले बात करते हैं तो पंचवर्षीय योजना, 5 वर्ष की जो योजना थी आपकी, वो हम कहाँ से पढ़ते हैं, वो हम पढ़ते हैं आर्थिक नियोजन के टॉपिक में पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, ठीक है। और पंचवर्षीय योजना का कंसेप्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले 1928 में USSR या फिर वर्तमान में जो आपका रशिया है, इस रशिया के द्वारा अपनाया गया था। किसके द्वारा, USSR या फिर रशिया के द्वारा 1928 में सबसे पहले पंचवर्षीय योजना का कंसेप्ट स्टार्ट किया गया। और भारत ने भी पंचवर्षीय योजना को यहीं से स्टार्ट किया है। हालांकि रशिया के अंदर आपका ये जो प्लान है, योजना है, वो 10 साल की होती थी, ठीक है। तो भारत में बात करते हैं तो 1951 में पंचवर्षीय योजना स्टार्ट होती है और 2017 तक चलती है। इस टाइम पीरियड के बीच में भारत में 12 पंचवर्षीय योजनाएं बनी। कितनी, 12 पंचवर्षीय योजनाएं बनी थी। तो बेसिकली बात की जाए तो 12 में से सबसे लास्ट वाली जो आपकी है 12वीं पंचवर्षीय योजना, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑप्शन नंबर डी, तीव्रतर, धारणीय एवं ज़्यादा समावेशी विकास करना, ठीक है। समावेशी विकास करना, अधिक से अधिक देश को आगे लेके जाना, टेक्नोलॉजी में देश को आगे बढ़ाना, ठीक है। उसके अलावा जो भी आपके प्रॉफिट देने वाले सेक्टर होते हैं उनके अंदर विकास करना, मानव संसाधन का विकास करना, ये सब कुछ है, तेजी से विकास करना, ये सारा का सारा आपका 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। ये भी आपको याद कर लेना है। बेसिकली बात करें तो पंचवर्षीय योजना जो आपकी है 12 हुई, मैंने आपको बता दिया। तो आपसे कई बार पूछता है कि पहली, दूसरी, तीसरी, इनकी मॉडल का नाम क्या था। तो जो पहली पंचवर्षीय योजना है वो 1951 में स्टार्ट होती है और 5 साल यानी कि 1956 तक चलती है। अब ये जो पंचवर्षीय योजना थी इसके अंदर बेसिकली किस मॉडल पर बेस्ड थी, मॉडल आपसे एग्जाम के अंदर पूछता है। तो पहली पंचवर्षीय योजना का मॉडल था हेरोल्ड डोमर मॉडल। क्या था, हेरोल्ड डोमर मॉडल था। और इसका जो मेन जो लक्ष्य रखा गया, जिसके ऊपर फोकस किया गया, वो थी आपकी एग्रीकल्चर, क्योंकि भारत हमेशा से कृषि प्रधान देश है। तो एग्रीकल्चर पे सबसे पहली पंचवर्षीय योजना पर फोकस किया गया था, ठीक है। हेरोल्ड डोमर मॉडल आपको याद करना रखना है। उसके अलावा दूसरी की बात करते हैं तो दूसरी जो आपकी पंचवर्षीय योजना थी उसका कार्यकाल कब से कब तक था, आपका 1956 से 61 था। उसके अंदर बेसिकली जो आपका मॉडल था वो था PC महालनोबिस मॉडल। और जिस चीज़ पे फोकस किया गया वो थी आपकी हैवी इंडस्ट्रीज, यानी कि जो भारी उद्योग होते हैं स्टील वगैरह की, उनके
ऊपर फोकस किया गया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो सुखमय मॉडल पर आधारित थी। 1961 से आपकी 1966 तक की आपकी चली थी, ठीक है। और इसके ऊपर बेसिकली फोकस किस पे किया गया, तो एग्रीकल्चर और हैवी इंडस्ट्रीज दोनों के ऊपर फोकस किया गया था। एकमात्र ऐसी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना है जिनका कार्यकाल 5 साल पूरा नहीं कर पाई थी। तो कार्यकाल कितना था आपका, कार्यकाल था इसका 4 साल चला, 1974 टू 1978। तो एकमात्र ऐसी पंचवर्षीय योजना है जो 5 साल के लिए नहीं चल पाई थी, ठीक है। ये भी आपको याद करना है। तो गरीबी हटाओ का नारा भी पांचवी पंचवर्षीय योजनाओं के अंदर ही दिया गया था। तो इतनी सारी मोटा मोटी बातें आपको यहाँ से याद रखनी है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक उदारीकरण इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन शुरू हुआ। ऑप्शन ए, औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ, भारतीय रुपए की परिवर्तनशीलता के साथ, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पूंजी निवेश में कार्यविधिक औपचारिकताएं दूर करने के साथ, या फिर कर दरों में महत्वपूर्ण कटौती के साथ में। तो हम जानते हैं कि भारत में ना आर्थिक सुधार किए गए, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए गए। कब किए गए सर, आपका 1991 के अंदर, 1991 के अंदर। इस टाइम पे देश में सरकार किसकी थी सर, सरकार तो थी आपकी पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी। उसके साथ में आपके जो वित्त मंत्री थे उनका नाम था डॉक्टर मनमोहन सिंह। दोनों के दोनों व्यक्ति आपके इकोनॉमिस्ट थे, क्या थे, अर्थशास्त्री थे। तो इनके द्वारा ही सुधार किया गया, आर्थिक सुधार किया गया। इससे पहले का देश कुछ और था और इसके बाद का देश कुछ और है, भारत की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली 1991 के अंदर जब इकोनॉमिक सुधार किया गया तो एलपीजी का कंसेप्ट लाया गया था। एलपीजी का मतलब क्या हुआ कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इसी के बीच में हम किसकी बात कर रहे हैं सर, हम तो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की बात कर रहे हैं। तो इस उदारीकरण का मतलब क्या है कि उदार नीति को लेके आना, सबके पास में भाई क्या होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए काम करने का। इसको बोलते हैं कि उदारीकरण की नीति है। बेसिकली हम पढ़ते हैं कि उदारवादी अर्थव्यवस्था के नाम आपने सुना होगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या फिर उदारवादी अर्थव्यवस्था। इसके अंदर बेसिकली जो प्राइवेट सेक्टर होता है उसके ऊपर फोकस किया जाता है, ठीक है। तो भारत में ऐसा था कि 1991 से पहले जब आपका लिबरलाइजेशन, उदारवादी नीति नहीं अपनाई गई थी, उससे पहले अधिकतर जो आपके संसाधन थे देश में उनके ऊपर अधिकार किसका था, सरकार का था। लेकिन जैसे ही उदारीकरण आया उसके बाद में संसाधनों पर अधिकार आपका प्राइवेट का हो गया, यानी कि प्राइवेट व्यक्तियों को, प्राइवेट लोगों को एक क्या मिल गया, परमिट मिल गया काम करने का, छूट मिल गई। इससे क्या हुआ कि जो लाइसेंस नीति थी उसके अंदर बदलाव किया गया था। तो औद्योगिक काम करने के लिए जो आपका उद्योगों में लाइसेंस नीति थी आपकी, उसके अंदर क्या किया गया, बदलाव किया गया कि भैया पहले क्या था कि कुछ भी काम करना है तो प्रत्येक काम करने के लिए किसी व्यक्ति को, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को लाइसेंस लेना पड़ेगा। चाहे कुछ भी करना है देश में, यानी कि अपने घर पर साइकिल को परचेज करना है, बाइक लेके आना है, स्कूटर लेके आना है, उसके लिए भी उस सरकार से परमिट लेना पड़ता था। लेकिन इस लिबरलाइजेशन के बाद में क्या हुआ, बेसिकली इस लाइसेंस नीति में बदलाव कर दिया और जो आपका जो लाइसेंस की वाली बात थी उसको समाप्त कर दिया, ठीक है। कुछ हद तक समाप्त कर दिया, सभी में समाप्त तो नहीं किया। आज भी कुछ ऐसे आपके मामले होते हैं, जैसे हम बात करते हैं कि किसी को मेडिकल शॉप करनी है, ठीक है, किसी को तंबाकू फैक्ट्री खोलनी है, किसी को आपका कोई भी काम करना है ऐसे ही, तो उसके अंदर बेसिकली लाइसेंस की जरूरत तो पड़ती है। लेकिन छोटे मोटे काम व्यापार करने के लिए जो परमिट की बात थी उसको समाप्त कर दिया, और जो काफ़ी ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते थे पहले उसको भी समाप्त कर दिया अभी, ठीक है। तो बेसिकली ये बदलाव किया गया, लिबरलाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये होता है कि निजीकरण किया गया, है ना, अब चीज़ें सरकारी से प्राइवेट की गई। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि हमारा देश पहले संरक्षणवाद को बढ़ावा देता था, जिसको बोलते हैं प्रोटेक्शनिज्म बोलते हैं, यानी कि सिर्फ घर घर में काम करना है, बाहर से हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन जैसे ही आपका ग्लोबलाइजेशन की नीति को अपनाया गया, इसको बोलते हैं वैश्वीकरण, तो हम क्या है, विश्व के अन्य सभी अर्थव्यवस्था के साथ में अटैच हो गए, यानी कि बाकी देशों के साथ में हमने आयात निर्यात करना स्टार्ट कर दिया इसके बाद में। तो एलपीजी काफ़ी अच्छा कंसेप्ट है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मुगल भारत में फसलों से सरोकार रखने वाले शब्द जीन्स ए कामिल के सही अर्थ को घोषित करता है। तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि आपके लिए नया हो, पहली बार आपने सुना हो। ये जीन्स ए कामिल का मतलब क्या है, ये आपसे पूछा है। धान की फसल है, नकद फसल है, मोटर वाहन फसल है, मोटहन फसल है, या फिर सूखे क्षेत्रों में उगाई गई फसलें हैं। क्या मतलब होता है कि मुगल भारत के अंदर आपका जिन्स ए कामिल किसको कहा जाता था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नकद फसल को कहा जाता था। ये नकद फसल की बात करते हैं तो ऐसी फसलें जिनसे हमें इंस्टेंट लाभ होता है ना, जैसे गन्ने की बात करते हैं, है ना, ऐसी रबड़ की बात करते हैं तो ये आपकी नकदी फसलें के अंदर आती है। तंबाकू की बात करते हैं, नकद फसलें होती है। तो
आज वर्तमान में नगद फसल बोलते हैं, लेकिन मुगल काल के अंदर मुगल शासन में क्या था भैया, जिन्स ए कामिल इसको बोला जाता था। उसके अलावा अन्य बात करते हैं तो भूमि के 3 नाम थे आपके मुगल काल के टाइम पे। एक थी खालसा भूमि, एक जागीर भूमि, एक थी आपकी सहयोग गलिया मदद ए मास भूमि। ठीक है, तो ये भूमि के नाम थे, ये भी आपको याद करने हैं। कौन कौन से नाम लिए मैंने, एक मैंने नाम लिया खालसा का, ये खालसा भी भूमि का नाम था। उसके अलावा मैंने किसका नाम लिया, जागीर भूमि का नाम लिया, ये जागीर भी भूमि का नाम था। उसके अलावा आपका सहयोग गलिया मद ए मास, इस मद ए मास ये भी क्या थे आपकी भूमि के टाइप थे, भूमि के प्रकार थे। किस काल में, मुगल भारत के काल में थे। ठीक है, और मुगल काल कब से कब तक चला भाई, 1526 से स्टार्ट होता है आपका मुगल काल, और कब तक चलता है, 1857 तक ये चलता है, जब आपकी क्रांति होती है। कौन सी क्रांति होती है, 1857 की क्रांति होती है, तब तक मुगल शासन भारत में चलता है। ठीक है, संस्थापक कौन थे, बाबर संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है, और आज का लास्ट क्वेश्चन भी है आपका। इसमें क्या पूछा है कि मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में अपनी प्रकाष्ठा पर पहुंची, हुमायूं, अकबर, जहांगीर या फिर शाहजहां। प्रकाष्ठा का मतलब होता है कि अपनी चरो सीमा के ऊपर पहुंची, सबसे हाईएस्ट सीमा पर पहुंची, प्रकाष्ठा का मतलब यही होता है। ठीक है, तो चित्रकला की बात कर रहे हैं, पेंटिंग की बात कर रहे हैं ना, चित्रकला, चित्र छापना, सॉरी चित्र की बात कर रहे हैं, तो किसके शासनकाल में, मुगल की बात कर रहे हैं। तो ये जो आपके सामने 4 ऑप्शन है, ये चारों के चारों मुगल काल के क्या थे, आपके शासक थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी जहांगीर रहेगा। जहांगीर वही आपके मुगल शासक थे जिनके काल में क्या था, चित्रकला अपने सर्वोच्च काल पर थी। क्योंकि इन्हीं को क्या बोलते हैं कि चित्रकला का स्वर्ण काल जहांगीर के काल को कहा जाता है। बेसिकली बात की जाए तो इनके दरबार में कह सकते हैं आप, तो इनके दरबार में 2 चित्रकार प्रमुख थे। एक का नाम था उस्ताद मंसूर खां और दूसरे का नाम क्या था, अबुल हसन था। कौन कौन से थे, हुमायूं जहांगीर के शासनकाल के अंदर 2 चित्रकार प्रसिद्ध थे। एक का नाम क्या था, उस्ताद मंसूर खान, और दूसरे का नाम क्या था भाई, दूसरे का नाम था आपका अबुल हसन, अबुल हसन नाम था। उस्ताद मंसूर खां की बात करते हैं तो आपके पक्षियों के चित्र बनाया करता था। ठीक है, जहांगीर की बात करते हैं तो जहांगीर का जो शासनकाल है वो 1605 में स्टार्ट होता है, और आपका कब तक चलता है भैया, 1605 से 1627 तक चलता है। किसके बेटे थे ये, तो इनके पिता का नाम अकबर था और माता का नाम हरखाबाई था। जहांगीर की माता का नाम हरखाबाई, जबकि पिता का नाम क्या था, अकबर था। उसके अलावा इनका जन्म 1569 के अंदर फतेहपुर सिकरी के अंदर होता है। बचपन का नाम था शेख सलीम। मकबरे की बात करते हैं तो जहांगीर का मकबरा शहादरा में पड़ता है। शहादरा, ये शहादरा कहाँ है भैया, शहादरा है आपका लाहौर पाकिस्तान के अंदर। लाहौर पाकिस्तान के अंदर शहादरा नामक जगह पर आपका जहांगीर का क्या पड़ता है, मकबरा पड़ता है। ठीक है, इनकी आत्मकथा की बात करते हैं तो जहांगीर की आत्मकथा का नाम है तुजुक ए जहांगीरी। इनको पूरा किसने किया, मोती बिंदु खान ने पूरा किया था। दिवाली और दशहरे पर जुआ खेलने की जो आपकी इजाज़त है वो किसने दी, जहांगीर ने दी थी। तो इतनी सारी बात आपको यहाँ से याद रखनी है जहांगीर के बारे में। तो इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए भी सभी को जय हिंद, सभी को राम राम। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको सारे के सारे पॉइंट समझ में आए, और आपको यदि मेरे द्वारा पढ़ाया गया अच्छे से समझ आता है, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।